हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के 2 वीडियो में क्या समझा है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद आज हम लोगों को क्या पढ़ना है कि अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ कर्व होते हैं, जैसे कि डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, कुजनेट्स। इस नाम से कई तरह के कर्व होते हैं जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कर्व का शेप कैसा होता है, कर्व कैसा होता है और ये कर्व क्या बताता है। तो इससे संबंधित प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि अभी पिछला ही यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुजनेट्स कर्व का शेप पूछा गया था कि वो कैसा था। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये कर्व किस बारे में है, क्या बताता है कर्व। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो आपको इस कर्व के बारे में भी जानना होगा। कई तरह के कर्व होते हैं, जैसे कि पहला डिमांड और सप्लाई कर्व हो गया, उसके बाद हो गया लॉरेंज कर्व, लाफा कर्व होता है, कुजनेट्स कर्व होता है, फिलिप कर्व होता है और एंजल कर्व होता है, और एक गिनी कोफिशिएंट होता है। वो किस बारे में होता है, ये सब क्या कर्व बताते हैं और ये इनके शेप कैसे होते हैं, आज की वीडियो में हमको ये पढ़ना है। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उसका इस्तेमाल आज की वीडियो में होगा। जैसे कि पहली वीडियो हमने पढ़ी थी डिमांड सप्लाई प्राइस। हमने पढ़ा था पहली में वीडियो में कि डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छे से समझा चुका हूँ मैं कि डिमांड बढ़ने के साथ आपकी किसी वस्तु की प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है, प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। और वहीं पर सप्लाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाती है। 2 बातें हम अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और अगर किसी वस्तु की डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस कम हो जाता है। दूसरी तरफ अगर किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ जाए, बढ़ोतरी हो जाए, तो उसके दाम में, उसके कीमत में कमी हो जाती है। और जैसे ही सप्लाई कम होती है, मार्केट में कोई चीज़ कम हो जाती है, तो आप देखते होंगे कि उसका दाम अचानक से बढ़ जाता है। ठीक, ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली थी। डिमांड और सप्लाई का प्राइस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग कुछ बैंकिंग सिस्टम में आ गए थे। हम लोग बैंकिंग सिस्टम की डिटेल पढ़ी थी कि कैसे अगर महंगाई बढ़ जाती है, जैसे ही डिमांड बढ़ने के साथ प्राइस बढ़ गया, ये क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ गया, ये इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ गई। इस महंगाई को बढ़ाने या घटाने, महंगाई को घटाना किसका, आरबीआई और सरकार, दोनों ही का काम है। आरबीआई का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। कैसे, हमने आरबीआई के रोल को पढ़ा था, गवर्नमेंट के रोल को हम दोनों को ही समझ लेते हैं फिर से कि इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या मतलब हो गया कि आपकी सप्लाई कम है, जितनी किसी वस्तु की डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई आपकी कम है। जैसे कि अभी क्या हुआ था कि प्याज के दाम में बहुत बढ़ोतरी हो गई थी, 80-100 रुपये किलो प्याज हो गया था। वो क्यों, क्योंकि सप्लाई कम हो गई थी हमारे यहाँ। तो सरकार क्या करेगी, बाहर से इंपोर्ट कर लेगी, बाहर से मंगा लेगी, आयात कर लेगी। उससे क्या होगा, सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी। तो जितनी मांग है उतनी सप्लाई होने से क्या हो गया, दाम नॉर्मल हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, महंगाई को हम इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। ये तो गवर्नमेंट का रोल था। लेकिन आरबीआई कैसे क्या काम करती है, देखिए, इसको जो गवर्नमेंट करती है उसको राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। जिसे राजकोषीय नीति कहते हैं। और ये जो करती है आरबीआई, उसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिसे मौद्रिक नीति भी कहा जाता है। आरबीआई क्या करती है, डिमांड बढ़ने का क्या मतलब होता है। डिमांड बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर, आपकी जेब में पैसे आ गए। पैसे आ जाने से क्या होता है, जैसे आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, रोज़गार आपको मिल गया, कोई बिजनेस किया उसमें आपको फ़ायदा हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है हमारे देश में, तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों की सैलरी बढ़ रही है। जैसे आप समझ रहे होंगे कि जैसे मज़दूरी पहले 100 रुपये 50 रुपये थी, आज 300 रुपये हो गई है। तो जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होती है तो लोगों की जेब में पैसा बढ़ने लग जाता है, उससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है, खरीदने की क्षमता बढ़ती है। तो उससे क्या हो जाएगा, उनकी मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से क्या हो जाता है, अगर सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ी तो हो जाता है इन्फ्लेशन। तो उसको
आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी, लोगों की जेब में अगर पैसा आ गया है तो कैसे कंट्रोल करती है। तो ये इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंदर पैसे के फ्लो को रोकती है। कैसे? आरबीआई कंट्रोल करती है सभी बैंकों को बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, फिर ये इंडस्ट्री को या किसी पर्सन को बिजनेस करने के लिए वो पैसा उधार देते हैं। आपने देखा अभी कि जैसे ये जनता है, ये बिजनेसमैन है, कोई भी उद्यमी है, बिजनेसमैन है। जनता क्या करती है, अपना पैसा बैंक के अंदर जमा कराती है और बैंक उसको कुछ समझ लीजिए 4% ब्याज दे देता है। दो तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा जिसे कहा जाता है। तो करंट अकाउंट में कोई 0% ब्याज होता है, सेविंग अकाउंट में कुछ ब्याज मिल जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है बैंकों के हिसाब से। उद्यमी क्या करते हैं, जनता ने बैंकों में पैसा जमा किया तो बैंक क्या करेगा, उद्यमी को उधार दे देगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्याज लेंगे। बैंक अपना कर्मचारियों का वेतन देगा, बैंक पीओ, कर्मचारी, क्लर्क, इन सब का वेतन होगा, उसके बाद अपना मेंटेन करेगी बैंक, अपने आप को अपना कुछ प्रॉफिट लेगी। तो क्या करती है बैंक, इन दोनों के बीच में कुछ बैंक का क्या काम रहता है कि अगर जनता किसी दिन पैसे ज़्यादा मांगने आ जाए और वो सारा उठा के उन्होंने लोन में दे दिया तो क्या हो जाएगा, पैनिक स्थिति बन जाएगी, बैंक रन की स्थिति बन जाएगी। तो उससे बचने के लिए आरबीआई ने कुछ नियम बनाए थे कि आपको कुछ रिजर्व रेशो रखना पड़ेगा, कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा। फिलहाल 3% है, ये बढ़ता घटाया बढ़ाया जाता है, 3% है। जैसे ये ओनली कैश में जमा होता है, ये एक बार याद रखेंगे, ओनली कैश में जमा होता है। तो जैसे ही आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर को मान लीजिए बढ़ा देती है, अगर बढ़ा देने से अगर मान लीजिए 10% कर दे तो बैंकों के पास क्या हो जाएगा कि पैसा कम हो जाएगा लोन में देने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था के अंदर पैसे का फ्लो कम हो जाएगा। पैसे का फ्लो कम होने से क्या हो जाता है कि लोगों की जेब में कम पैसा आएगा, ब्याज ज़्यादा ब्याज पर। अब यही बैंक सीआरआर बढ़ जाने से बैंक क्या करेगी, पैसा उद्यमियों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगी। जिसको आपको भी अगर बैंक जाना है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो पहले जो 1%, 2%, 3% में मिलती थी वो 10%, 20% में मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। आपको जो चीज़ खरीदनी है आप क्या करेंगे कि रहने देंगे कि अभी बाद में ख़रीद लेंगे, है ना। अब कुछ ज़्यादा ही सनक होगी या कुछ एकदम मूर्खे आदमी होगा, वही जाकर ख़रीदेगा कि नहीं मुझको तो लेना ही लेना है अगर जीत है तो ये हो जाता है। इस तरह से सीआरआर बढ़ाने से मनी का फ्लो कम हो जाता है और उससे महंगाई कम हो जाती है। एसएलआर के बारे में बताया था, ये लगभग 22%, अभी 18.5% है, जैसे 22% है एसएलआर। ये क्या होता है कि कैश में होगा, गोल्ड में होगा और आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में होगा। आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ पे रखने पे फ़ायदा होता है। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं कि कुछ समय बाद सरकार खरीद लेती है और कुछ ब्याज दे देती है। तो आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटी जितनी भी होती हैं उसके में रख सकते हो आप, गोल्ड में भी रख सकते हो, एसएलआर में इतनी सुविधा होती है। अब कुछ बातें मैंने बताई थी बैंक में कि अगर बैंक आपसे उधार लेता है, कोई बैंक आरबीआई से उधार लेता है, आरबीआई बैंक से उधार लेता है, सरकार बैंक से उधार लेती है, तो इन सबको गिरवी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। वो गिरवी क्या करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ये गिरवी रखती हैं। जैसे बैंक गई आरबीआई से उधार लेने के लिए, तो बैंक क्या करेगी, आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखेगी तब पैसे ले लेगी, उसको कहते हैं रेपो रेट। वापस अगर आरबीआई को, जैसे सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ी, टैक्स के थ्रू वो पैसा अर्न करती हैं, कमाती हैं सरकार, उसे खर्च कर देती हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसके बीच में गैप आ जाता है। कभी कभी होता है कि आमदनी कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए क्या करती है सरकार, लोगों से, प्राइवेट से, फर्म से पैसा लेती है, विदेशों से पैसा लेती है और आरबीआई से भी पैसा लेती है। तो आरबीआई क्या करेगी, बैंकों को कहेगी कि सिक्योरिटी, बैंकों से अगर उधार लेगी तो वो सिक्योरिटी बैंक को दे देगी और फिर आरबीआई वापस पैसा उधार ले लेगी, तो उसको हम कहते थे रिवर्स रेपो रेट। यानी रेपो रेट के अंदर बैंक आरबीआई से लोन लेते थे, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से लोन लेगी, है ना। तो ये होता था, रेपो रेट में गिरवी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती थी, रिवर्स रेपो रेट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गिरवी रखनी पड़ती थी। बैंक रेट के बारे में हमने पढ़ा था,
गिरवी नो कोलेट्रल, कोई चीज़ हमें गिरवी नहीं रखनी रहती थी, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन होता था, ये लॉन्ग टर्म लोन लिया जाएगा तो ऐसे होगा। उसके बाद हम लोगों ने एमएसएफ पढ़ा था। मान लीजिए रेपो रेट से बैंक के पास इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो रेपो रेट के थ्रू उधार लेता है आरबीआई से। उसके बाद अगर और इमरजेंसी आती है तो बैंक रेट के थ्रू लेता है उधार बैंक। लेकिन एमएसएफ क्या होता है, जब एक्सट्रीम इमरजेंसी आ गई, बोरोवर का पैसा नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो बैंक कैसे आरबीआई से पैसा लेगी, तब एमएसएफ के जरिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए बैंक्स क्या करती है, आरबीआई से उधार लेती है। और इसमें जो जैसे रेपो रेट से उधार लिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को गिरवी रखा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एसएलआर कोटे वाली नहीं होती थी। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जितनी होती थी आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, ये रेपो रेट के अंदर जो उधार लिया जाता था ये वाली नहीं होती थी। इस वाली एसएलआर का प्रयोग करते थे एमएसएफ के अंदर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एसएलआर वाली, इसमें प्रयोग करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता था कि सारी की सारी ही इस्तेमाल कर लें, उसमें होता था कि एनडीटीएल का 0.75% होती थी। एनडीटीएल को हमने समझा था कि अगर बैंक में जनता पैसे जमा कराती है तो दो फॉर्म में जमा कराती है, एक होता है डिमांड लायबिलिटीज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप डिमांड करेगा, जनता कस्टमर जब भी डिमांड करेगी बैंक को वो पैसा वापस करना होगा। दूसरा होता था टाइम लायबिलिटीज, जिसमें से अब ये कासा आते थे, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये होता था एफडीआरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरेंट डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स्ड और रिकरेंट। दो तरह के होते थे टाइम लायबिलिटीज। तो इसका 0.75% एनडीटीएल का ये एमएसएफ के जरिए गिरवी रख के लोन ले सकते थे बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन में। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो में सब समझ ली हैं, देख ली हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में कुछ ग्राफ होते हैं, डायरेक्ट ग्राफ पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा को अगर आप दे रहे हैं, अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, कोई भी एसएससी का, तो आपसे ज़रूर कोई ना कोई ग्राफ अर्थव्यवस्था से संबंधित पूछा गया हो कि ये किस बारे में है और क्या है, ये क्या बताता है ग्राफ। ये सब प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा गया होगा। जैसे अभी पीसीएस में क्या पूछा गया था कि कुजनेट्स कर्व के बारे में पूछा गया था कि कुजनेट्स कर्व क्या बताता है और इसका शेप कैसा है। तो इसी संबंधित कुछ ग्राफ के हम नाम लिख लेते हैं। एक होता है डिमांड कर्व, डिमांड कर्व समझते हैं पहले। डिमांड कर्व आखिर बताता क्या है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था कि डिमांड, सप्लाई और प्राइस थ्योरी के ऊपर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसके फादर फ्रिच रैगनर थे। तो ये डिमांड कर्व में क्या बताया जाता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, डिमांड जैसे ही बढ़ता है तो प्राइस किसी भी वस्तु का बढ़ जाता है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई है। अब मैं थोड़ा सा इस अपनी वाक्य को बदल देता हूँ। मैं कहता हूँ कोई भी वस्तु है जिसका प्राइस हमने बढ़ा दिया, कोई भी वस्तु है जिसका प्राइस हमने बढ़ा दिया, तो क्या होगा, क्या उसकी डिमांड पहले जैसी ही रहेगी या कम हो जाएगी। उदाहरण देखते हैं, 70 रुपये किलो प्याज हो गया पहले और 20 रुपये किलो हो गया। 70 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो अनियन हो गया, प्याज हो गया। 20 रुपये किलो प्याज है, 100 लोग लेते हैं, 100 लोग लेते हैं, क्या 70 रुपये किलो हो गया, वो 100 के 100 लोग लेंगे प्याज 70 रुपये किलो? नहीं, 50 लोग या 60 लोग, मान लीजिए 65 लोग लेते हैं। तो क्या हो गया, उससे प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम हो जाती है। समझ लेंगे, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम हो जाती है।
और प्राइस कम होने के साथ डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ने के साथ अगर किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, कोई चीज़ महंगी होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, लोग कम खरीदते हैं उसको, ठीक है। और कोई वस्तु सस्ती हो जाती है, जैसे टमाटर अभी 100 रुपये किलो हो जाए तो क्या आप खरीदेंगे? बहुत लोग नहीं खरीदेंगे। और जैसे ही वो 10 रुपये किलो होगा, सब लोग खरीदना शुरू कर देंगे, 1-1 किलो 2-2 किलो टमाटर खरीद लेंगे और हर चीज़ में टमाटर डालना शुरू कर देंगे। इसी तरह से हर चीज़ में होता है। कार के दाम है, कार के दाम जैसे बहुत बढ़ जाए, अभी कोई 10 लाख की गाड़ी 20 लाख की हो जाए तो कोई खरीदेगा उसको? कम खरीदेंगे लोग। और जब वही 10 लाख की गाड़ी फिर 5 लाख में एकदम से कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो ये कंसेप्ट काम करता है, ये होता है प्राइस के ऊपर। यानी प्राइस बढ़ने घटने से डिमांड घटती बढ़ती है, यानी उल्टा है इसका रिश्ता होता है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस घटने से डिमांड बढ़ जाती है, समझा। इसका कर्व कैसा होता है? इसका कर्व याद रखेंगे, ऐसा होता है। ये है इस तरफ डिमांड है और ये है प्राइस। इस तरफ डिमांड है, इस तरफ प्राइस है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस डिमांड कर्व ऐसा होता है, ये याद रखना ही है। यानी कि जैसे ही किसी वस्तु की प्राइस, जैसे यहाँ है कोई वस्तु, ये है, इसकी डिमांड इतनी है, प्राइस मान लीजिए ये है, डिमांड इतनी है, प्राइस को बढ़ा देते हैं तो डिमांड क्या हो गई? अब कम हो गई। जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है। 5 रुपये किसी चीज़ का प्राइस है तो उसकी डिमांड है 10 लोगों के लिए। अगर यही 10 रुपये हो जाए किसी वस्तु का प्राइस तो उसकी डिमांड करेंगे 5 लोग। तो ये प्राइस और डिमांड कर्व है, अच्छे से याद कर लेंगे। मैंने क्या बताया कि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड कम होती है, उसका ग्राफ ऐसा होता है, ये लाइन है। बस इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा डिमांड कर्व के बारे में। दूसरा है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व क्या कहती है? या सेलर कर्व जिसे कहते हैं, सप्लाई या सेलर कर्व। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ती है, प्राइस क्या होगा? कम होगी। सप्लाई बढ़ने के साथ, सेलर बढ़ने के साथ क्या होता है? प्राइस कम होती है किसी भी वस्तु की। आप कभी भी देखिए कि सप्लाई जैसे ही बढ़ती है उसके दाम कम हो जाते हैं, और सप्लाई कम होते ही क्या होता है? प्राइस का दाम, किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाता है। तो ये इस कर्व में देखते हैं। अब इस कर्व को आप, होता कैसा है ये कर्व? होता है ऐसा कर्व। ये है सप्लाई, ये है प्राइस। सप्लाई बढ़ना या सेलर का बढ़ना दोनों एक ही चीज़ बताता है। कभी भी परीक्षा में पूछा है सप्लाई कर्व क्या होता है, तो ये प्रश्न ये नहीं पूछा गया कि कैसा शेप होता है। शेप पूछा जा सकता है कि शेप ऐसा होता है, लेकिन इसमें ये पूछा जाएगा कि सप्लाई बढ़ने से, प्राइस के बढ़ने से ये कर्व किधर शिफ्ट होता है? राइट में शिफ्ट होता है या लेफ्ट में शिफ्ट होता है? अब देखते हैं। जैसे सप्लाई बढ़ा दी गई, हमने बढ़ा दी, तो इसका कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइट में शिफ्ट होगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा कर्व। कैसे? मान लीजिए पहले प्राइस किसी वस्तु का ये था, सप्लाई इतने पे। अब क्या करिए? सप्लाई हमने बढ़ा दी, सप्लाई यहाँ बढ़ गई तो प्राइस क्या हो गया? ये कम हो गया। समझ गए? जैसे मान लीजिए 5 रुपये है, ये 10 रुपये है कोई वस्तु के दाम, ठीक है। ये है 5 रुपये, ये 10 रुपये। सप्लाई 5, मतलब सेलर कितने हैं? सेलर, सप्लाई कैसे बढ़ेगी? जब सेलर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सप्लाई को मेजर आप ग्राफ में कैसे कर पाएंगे? सेलर के द्वारा। सेलर 5 है, सेलर 10 है, ठीक है। अब ये जो शुरुआती, ये पहला जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ है, इसमें क्या है कि 5 सेलर हैं, सेलर 5 हैं अगर, तो प्राइस कितना है? 10 रुपये, ये बता रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा? सप्लाई बढ़ने से, सप्लाई इंक्रीज हो जाने से, सेलर के इंक्रीज होने से क्या होगा? प्राइस कम होगा, यही तो बताया मैंने। अब 10 सेलर हो गए, 10 सेलर हो गए तो प्राइस कितना हो गया? 5 रुपये।
यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो डिमांड कर्व है, यही सप्लाई कर्व है। तो सप्लाई कर्व क्या बताता है कि सप्लाई के बढ़ने से प्राइस बढ़ता है, और सप्लाई के कम होने से, जैसे ही सप्लाई कम होगी प्राइस बढ़ जाएगा। इसको प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जैसे कि अभी अनियन के प्याज थे 80 रुपये किलो थे, क्योंकि सप्लाई कम थी। जैसे ही बाहर से इंपोर्ट हो गया तो क्या हो गया, 30-40 सस्ते हो गए, प्राइस कम हो गई। तो इसको अगर सोचेंगे अगर प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डिमांड और सप्लाई कर्व हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स के ये पार्ट थे। अब हम लोगों को पढ़ना है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लॉरेंज और लाफा कर्व। लाफा स्पेलिंग तो कुछ अलग है इसकी, लाफर कहेंगे इसको, लेकिन इसको लाफा आर साइलेंट होता है, लाफा कर्व कहते हैं इसको। ये किस बारे में है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी आप रट नहीं पाएंगे कभी भी, इसको समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लाफा कर्व की। लाफा कर्व, लाफा कर्व क्या बताता है? दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि लाफा कर्व बताता क्या है और लाफा कर्व का शेप कैसा होता है, ये कर्व होता कैसे है। ये दो चीज़ें आपको परीक्षाओं में पूछी जाएंगे। तो लाफा कर्व क्या बताता है, इससे पहले हम कुछ पढ़ते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि सरकार क्या करती है, बैंकों से पहले तो टैक्स लगाती है, जनता के ऊपर टैक्स लगाती है। टैक्स के बाद जब उसके बाद पैसा आता है तो वो कल्याणकारी कामों में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, है ना, या किसी देश से उधार लिया है, कोई हथियार खरीदना है, इन सब में इस्तेमाल करती है। उस टैक्स के द्वारा या डिफरेंट टाइप से जो टैक्स कलेक्ट करती है उसके द्वारा वो खर्च करती है देश के ही ऊपर, देश की भलाई में, गरीब लोगों के कल्याण में, अपने देश को ताकतवर बनाने में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमेशा ही वो गैप हो जाता है, यानी कि खर्च ज़्यादा हो जाता है आमदनी से। लेकिन हमें आमदनी खर्च इस पर नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि जब टैक्स लगाया जाता है तो वो टैक्स से रेवेन्यू जनरेट होता है, सरकार को कुछ लाभ होता है। मान लीजिए सरकार ऐसा भी तो कर सकती है कि टैक्स बढ़ा दे, उसको रेवेन्यू ज़्यादा चाहिए, वो टैक्स को बढ़ा दे, रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा तो उसके पास ज़्यादा पैसा होगा और वो ज़्यादा खर्च करेगी। क्या ऐसे हो सकता है? ये कर्व बताता है लाफा कर्व। ये क्या बताता है कि जो रेट ऑफ टैक्सेशन है और गवर्नमेंट रेवेन्यू है, उसके बीच में क्या रिश्ता है, ये बताता है। ये क्या बताता है? रेट ऑफ टैक्सेशन, यानी कि सरकार जो कर की दर लगाती है, उसका रिलेशन बताता है ये गवर्नमेंट रेवेन्यू, और वो भी टैक्सेबल, टैक्स के द्वारा जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होती है उसके बीच में रिलेशन बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको समझ लेंगे फिर ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे आप। रेट ऑफ टैक्सेशन और गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्सेबल, टैक्स के द्वारा जो सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होती है उसके बीच में क्या अंतर होता, क्या संबंध होता है, ये बताता है लाफा कर्व। लाफा कर्व का शेप कैसा होता है ये अब समझ लेते हैं। ये हमेशा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है। तो ये कर्व होता है इन्वर्टेड यू, ये होता है लाफा कर्व का शेप, ऐसा होता है। इसमें क्या बताता है लाफा कर्व कि जैसे जैसे आप रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ाते जाएंगे, गवर्नमेंट रेवेन्यू एक दर से बढ़ती जाएगी और एक निश्चित समय के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर आप कर की दर को बढ़ाते हैं तो आपका जो लाभ होगा, जो कमाई होगी, वो कम होती चली जाएगी। समझ गए आप? अब इसको हम ग्राफ में समझते हैं। जैसे आपने, ये टैक्स है, ये रेवेन्यू है, ये टैक्स है।
ये लाभ है जो भी सरकार को होता है। अब क्या होता है कि टैक्स बढ़ाया, हमने टैक्स को बढ़ाया, ये टैक्स बढ़ता है, ये लाभ बढ़ता है। ये लाभ का जो ये होता है, ये क्या बताता है, ये आगे जाने के बाद बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इधर आने पे कम होता है, इधर आने पे कम होता है। तो ये एक्सिस क्या बताता है कि जैसे जैसे आपका टैक्स की दर बढ़ेगी, टैक्स मान लीजिए ये है, लाभ ये है, टैक्स यहाँ आया, यहाँ हो गया लाभ। अब इससे ज़्यादा जैसे टैक्स आप बढ़ाते हैं तो आपका लाभ कम होना शुरू हो जाता है। ये बात अच्छे से समझ लेंगे कि जैसे जैसे टैक्स आप बढ़ाएंगे आपका लाभ, सरकार का फ़ायदा बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद निश्चित हो जाएगा, और फिर उसके बाद भी अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो आपका फ़ायदा, आपका लाभ, आपकी कमाई टैक्स के द्वारा कम हो जाएगी। बस इतना ही लाफा करो बताता है और बस इतना ही समझना है। और ये शेप इन्वर्टेड यू होता है। ऑप्शन में वैसे कभी कभी ग्राफ देता भी नहीं है, पूछ लेता है कैसा होता है, तो ये होता है इन्वर्टेड यू शेप का, इन्वर्टेड यू शेप का होता है। अब वो शेप ही दे दे यूं यूं है ना और यूं, तो कौन सा होगा, ये होगा। अगर इन्वर्टेड ना लिखे, सिर्फ ये चार चीज़ें दे दे तो इस शेप का होता है, और इन्वर्टेड यू शेप का होता है। तो आपने लाफा कर्व के बारे में समझा कि टैक्स जैसे जैसे सरकार बढ़ाती है एक निश्चित दर से टैक्स के द्वारा जो कमाई होती है वो बढ़ती जाएगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, और फिर उसके बाद भी अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो भैया टैक्स कम हो जाएगा, आपकी कमाई टैक्स के द्वारा कम हो जाएगी। इसीलिए टैक्स ज़्यादा नहीं बढ़ाती है सरकारें, जितना भी कोई भी दिक्कत हो जाए, क्योंकि पता है कि अगर टैक्स हम बढ़ा देंगे तो लोग इससे बचने के रास्ते ढूंढ लेंगे। तो ये आपने समझा लाफा कर्व। दूसरा आता है लोरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व को समझते हैं। लॉरेंज कर्व क्या बताता है, लॉरेंज कर्व का शेप साइज कैसा होता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो लॉरेंज कर्व ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उस पर लोग का कब्जा कितना है, किस तरह से लोगों का कब्जा है, ये बताता है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन कम्युनिटी, इन पॉपुलेशन हम कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पॉपुलेशन, हमारे जो जनसंख्या है, हमारा देश है, कोई भी सोसाइटी होती है, उसमें जो रिसोर्सेज होते हैं उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल होता है, अनइक्वल होता है, ये आप समझते होंगे। असमान वितरण होता है प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे हमारे देश में क्या कहा जाता है कि जो 10% लोग हैं, टॉप के 10% लोग हैं, वो 50 से 60% प्राकृतिक संसाधनों का कब्जा है उस पर, उसका उपयोग करते हैं। और जो बॉटम के 50% है वो 5 से 10% प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से असमान वितरण है प्राकृतिक संसाधनों का। तो ये लॉरेंज कर्व बताता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि आप समझिए कि आप कहीं पर काम करते हैं अगर, तो आपके जो मालिक होंगे, उस कंपनी के, उस फैक्ट्री के मालिक होंगे, आप एक छोटे से घर में रहेंगे, वो कितने बड़े घर में रहेंगे, आप कितना खर्च करेंगे और वो कितना खर्च करते हैं, वो कितने नेचुरल रिसोर्सेज, पूरे देश के संसाधनों का, चीज़ों का कितना वो ज़्यादा उपभोग करते हैं और आपके मुकाबले में बहुत ज़्यादा उपभोग करते हैं। जो तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी आय के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी आय कितनी है। तो बस लॉरेंज कर्व आपसे पूछा जाएगा कि क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, कंट्री, सोसाइटी, है ना, बस इतना, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन पॉपुलेशन।
कर्व कैसा होता है ये हम देख लेते हैं। ये है पॉपुलेशन और ये है नेशनल इनकम। आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज और नेशनल इनकम एक ही होती है। आपके देश में कितने प्राकृतिक संसाधन हैं उनको अगर पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे नेशनल इनकम आ जाएगा। ये मोटी मोटी बात है, ऐसा होता नहीं है। नेशनल इनकम निकालने के लिए बहुत सारे फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम इतनी सी बात समझ लेते हैं कि नेशनल इनकम और पॉपुलेशन में क्या अंतर, क्या रिलेशन होता है। ये जो लाइन होती है ये क्या बताती है, परफेक्ट इक्वालिटी। ये बता रही है परफेक्ट इक्वालिटी, यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है ना। जितना ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है नेशनल इनकम आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये होता है परफेक्ट इक्वालिटी का इक्वेशन। ये है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व है और ये क्या बता रहा है कि इनइक्वालिटी गैप, असमानता की खाई, जो गरीब और अमीर के बीच की खाई की जो हम बात करते हैं ये वही इनइक्वालिटी गैप बता रहा है। आपको बहुत कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि लॉरेंज कर्व क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, सोसाइटी, कंट्री। आपके अंदर आपकी पॉपुलेशन के अंदर क्या है वो बताता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है ये होता है। ये परफेक्ट इक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी गैप है, ये इनइक्वालिटी गैप है। बस इससे ज़्यादा लॉरेंज कर्व में आपसे कभी भी कोई भी नहीं पूछेगा। जो कोई पूछेगा तो उसे खुद नहीं मालूम होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा किसी को मालूम भी नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा लॉरेंज कर्व। अब बात करेंगे हम लोग कुजनेट्स कर्व के बारे में। कुजनेट्स कर्व के बारे में परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसका शेप कैसा होता है और ये किस बारे में है। ये प्रश्न, दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुजनेट्स कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले किस बारे में कर्व है, क्या बताता है ये कर्व, इसको समझते हैं। कुजनेट्स कर्व का ये मानना है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि लोगों को रोज़गार बहुत मिलेगा, लोगों की आमदनी होगी। जैसे ही लोगों की आमदनी होती है फिर वो लोग डिमांड करते हैं। ये प्रोसेस चलता है ना, डिमांड करते हैं, फिर उसके बाद से इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ने लग जाती है, क्योंकि डिमांड करने से प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है। तो ये मानना है कुजनेट्स कर्व का कि जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे बढ़ती है, ये बढ़ने का रिलेशन ये बताती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के बाद इनइक्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होती है वो उसी हिसाब से डिमांड करता है। यानी कि एक असमानता हुई। अगर मान लीजिए कोई आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है और कोई 1000 कमा रहा है, तो दोनों की मांग में अंतर होगा, है ना। किस तरह की वो मांग कर रहे हैं। 1000 कमाने वाला लग्जरी चीज़ों की डिमांड नहीं करेगा, वो बेसिक आलू प्याज चावल दाल बस इन्हीं चीज़ों की डिमांड करेगा। और जो 1 लाख रुपए कमाएगा वो कार की डिमांड करेगा, वो बढ़िया बढ़िया लग्जरी की चीज़ों की, बड़ी बड़ी टीवी की डिमांड करेगा। तो ये समाज में एक असमानता फैलती है। जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है लोगों के जेब में पैसा आता है, क्योंकि किसी के हाथ में 1000 आएगा, किसी के 10,000 आएगा और किसी के 10 लाख आएगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और इनइक्वालिटी असमानता के बीच में एक कर्व बताता है कि शुरू में क्या होगा कि जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी तो असमानता बढ़ेगी। इन्वर्टेड यू शेप का होता है ये। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कुजनेट्स कर्व का शेप कैसा होता है, तो इन्वर्टेड यू आकार का होता है। इसमें क्या बताया जाता है, ये पॉपुलेशन है, सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये इस तरफ से,
और ये होता है इनइक्वालिटी। इसमें क्या बताता है, कुछ नेट्स करो, जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी की एक्टिविटी बढ़ती जाती है, यहाँ बढ़ी तो आपकी इनइक्वालिटी बढ़ी, एक समय के बाद इकोनॉमी की एक्टिविटी बहुत बढ़ी तो इनइक्वालिटी यहाँ पहुँच गई समान, और उसके बाद जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो असमानता घटेगी, है ना, ये असमानता घटती चली जाएगी। ये क्या बताता है, जैसे भारत हमारा देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है यहाँ की, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी अभी उस स्टेज पे नहीं पहुँची है कि समाज के बीच की जो असमानता है वो कम हो पाए, अभी असमानता बढ़ रही है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है। एक समय ऐसा आएगा जब, चूँकि उसका कारण पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो वेल्थ होता है, रिसोर्सेज होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा असमान वितरण हो जाता है। उसका सबसे एक महत्वपूर्ण कारण है पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अशिक्षा होती है, अशिक्षा से बेरोजगारी होगी, फिर क्राइम, करप्शन, ये सब चीज़ें पनपेगा। तो जड़ उसकी पॉपुलेशन होती है। उसके लिए सरकार को कोई कुछ करना नहीं है, क्योंकि इससे वोट बैंक कटता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है वो असमानता शुरू में तो बढ़ेगी, जैसे भारत में है, और अगर गरीब कंट्रियों की बात करेंगे तो उसमें सामाजिक असमानता कम हो गई, क्योंकि अमीर बहुत कम होंगे, गरीब बहुत ज़्यादा होंगे। अमेरिका में क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब वहाँ पर ये स्टेज पार हो चुकी है असमानता वाली, अब असमानता वहाँ पर कम होते होते बहुत कम रह गई है। तो ये कुछ नेट्स के ऊपर बताता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इनइक्वालिटी के बीच में रिलेशन बताता है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है। बात ख़त्म बस। उसके बाद फिलिप कर्व, फिलिप कर्व के बारे में बात करेंगे। इसको लास्ट में बना दें ताकि रिवाइज कर पाइए। ये होता है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ने से महंगाई पे क्या फ़र्क पड़ता है। बस बेरोजगारी, और मैं लिख देता हूँ, बहुत इस पर पीएचडी नहीं करनी है। बेरोजगारी और महंगाई के बीच में क्या अंतर है, क्या बेरोजगारी बढ़ने से महंगाई बढ़ती है घटती है। तो इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ने का मतलब कि जेब में पैसा कम आएगा, आपके डिमांड कम करेंगे आप, डिमांड जैसे ही आप कम करेंगे तो क्या होगा, उस वस्तु के प्राइस कम हो जाएंगे, जिसको क्या कहते हैं, महंगाई का कम होना। और जैसे ही बेरोजगारी कम होती है, बेरोजगारी कम होने का मतलब रोज़गार बढ़ रहा है, फिर जेब में पैसे कम ज़्यादा आ रहे हैं, अब डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, डिमांड करते ही प्राइस बढ़ जा रहा है, तो प्राइस बढ़ने के साथ क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो इन्वर्स रिलेशन होता है बेरोजगारी और महंगाई का, और ये कर्व होता है कुछ इस तरह का। इसमें क्या होता है, बेरोजगारी इधर रहती और महंगाई इधर रहती है। बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ेगी महंगाई कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर है बेरोजगारी इस जगह पे, तो महंगाई इतनी है, यहाँ बेरोजगारी, इधर बेरोजगारी बढ़ना होता है, बेरोजगारी यहाँ आने के बाद देखिए महंगाई कम हो गई। यही तो ये ग्राफ बता रहा है कि बेरोजगारी जैसे जैसे बढ़ेगी महंगाई कम होती चली जाएगी। ये आपको समझना है बाय फिलिप कर्व के द्वारा। तीसरा है एंजल कर्व। इसके बारे में कैसा शेप होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, साइड शेप होता है, उसको हमें नहीं समझना है, बस हमें समझना है कि ये क्या बताता है। ये बताता है इनकम बढ़ने के साथ, जैसे किसी पर्सन की इनकम बढ़ती है तो उसका जो डिमांड होता है वो डिमांड बढ़ जाता है। किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड जो होती है, जैसे कार है, कार 1000 2000 कमाने वाला आदमी कभी कार की डिमांड नहीं करेगा। वो कार की डिमांड कौन करेगा, जब ज़्यादा 50,000 60,000 1 लाख रुपए जब किसी की मंथली इनकम होगी तो वो कार की डिमांड करेगा। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड डिसाइड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। बस ये है एंजल कर्व, ये एंजल कर्व बताता है। इतने ही कर्व पूछे जाते हैं आज तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी तरह की परीक्षा में इनके अलावा और कोई कर्व कभी नहीं पूछा गया है। कर्व अगर मुश्किल प्रश्न पूछना है तो ये पूछ देते हैं कि ये किस बारे में होता है कर्व, बस इससे ज़्यादा कोई कर्व नहीं पूछा जाता है। और एक न एक कर्व हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रत्येक साल। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत जानकारी हो गई होगी, एक दो नंबर के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो ये डिमांड सप्लाई कर्व एक बार रिवाइंड कर लेते हैं हम लोग। डिमांड कर्व क्या होता है कि प्राइस बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, डिमांड घट जाती है। किसी वस्तु को अगर कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, लोग कम खरीदना चाहते हैं उसको, कर्व ये होता है।
सप्लाई कर्व में क्या होता है, सप्लाई कर्व या सेलर कर्व भी जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे ही सप्लाई बढ़ती है या सेलर बढ़ते हैं तो ये राइट शिफ्ट हो जाता है। इसको मैं बता दूं एक बार और से, ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ही सप्लाई या सेलर बढ़ेंगे तो ये ऐसे कर्व हो जाएगा, राइट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि सप्लाई या सेलर बढ़ने से कर्व किधर शिफ्ट होता है, तो राइट शिफ्ट होता है। लाफा कर्व क्या बताता है कि टैक्सेशन बढ़ने से एक हद तक टैक्स के द्वारा रेवेन्यू आय बढ़ेगी सरकार की, फिर नॉर्मल हो जाएगी, समान हो जाएगी, फिर उसके बाद ज़्यादा टैक्स बढ़ाएंगे तो कम हो जाएगी आय आपके, लोग टैक्स देना ही नहीं चाहेंगे, भाग जाएंगे या उससे बचने के कई रास्ते ढूंढ लेंगे। कर्व होता है इन्वर्टेड यू, यानी कि आपको लाफा कर्व और कुजनेट्स कर्व दो इन्वर्टेड यू शेप के होते हैं। लॉरेंज कर्व क्या बताता है कि आपकी सोसाइटी, आपकी देश, आपके पॉपुलेशन के अंदर जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन है, उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितने लोग कितने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये असमानता बताता है। ये इसका शेप होता है कर्व का, ये परफेक्ट ही इक्वालिटी है, ये कर्व होता है। और ये जो गैप होता है इसको कहते हैं इनइक्वालिटी गैप, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी गैप कहते हैं। फिर हमने कुजनेट्स कर्व की बात की, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने के बाद क्या होता है कि असमानता एक स्टेज तक बढ़ती है, फिर समान हो जाती है, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी आप बढ़ाएंगे तो असमानता गरीब अमीर के बीच की खाई कम होती जाएगी, जैसे अमेरिका में होता है। फिलिप कर्व के बारे में हमने बात की कि जैसे जैसे बेरोज़गारी बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ने का मतलब है कि जेब में पैसा ही नहीं है तो आप खरीदेंगे कहाँ से, किसी चीज़ की आप डिमांड ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो वहाँ महंगाई कम रहेगी, वहाँ पर प्राइस कम रहेगा। ये कर्व बताता है कि बेरोजगारी बढ़ने के साथ महंगाई कम होती है। एंजल कर्व क्या बताता है कि किसी खास पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड उस आपकी आय पर डिपेंड करती है। अगर आप कोई महंगी चीज़ है उसकी आप डिमांड कर रहे हैं तो आपकी आय भी उस लायक होनी चाहिए, अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आप उसकी डिमांड करेंगे। तो बस इतना बताता है एंजल कर्व। ये हमारा वीडियो हो जाता है समाप्त। इसके बाद बचता है जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, किस देश की इनकम सबसे ज़्यादा है, भारत कौन से नंबर पे है, जीडीपी